हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 3 फॉर एथिक्स। जैसे जैसे डेज पास हो रहा है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा। एकदम नेचुरल है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। तो ठीक है, तो हम लोग वही पॉजिटिव इंटेंट और एंथुसियाज्म के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चल, ये रहा आपका क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन नंबर 1। बाय द वे, आज का क्वेश्चन सेट को मिला के टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद और एक एपिसोड रहेगा जिसमें फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा सेट हम लोग कवर कर लेंगे एग्जाम के जस्ट पहले। राइट, ओके। एन एनालिस्ट रिसीव्स अ रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम अ कलीग। मिल सकता है, कैसे यूज कर सकता है वो? हाँ सर, यूज कर सकता है। राइट, एक ही फॉर्म में काम कर रहे हैं, कलीग ने रिपोर्ट बनाया, मैं उसका रिपोर्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। राइट, हाउएवर यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा वो रिपोर्ट का साउंडनेस। राइट, थोरोली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। द colleagues report has an elaborate table with performance data on the publicly traded stocks. Okay, वो कलीग का जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक टेबल है जिसमें स्टॉक का परफॉर्मेंस है, कुछ रिटर्न्स, एसडी वगैरह होगा। Colleague says the data in the table consists of measures provided by Standard and Poor. Okay, कलीग बोल रहा है यार मैंने वो टेबल ना स्टैंडर्ड एंड पुअर से लिया था। राइट, स्टैंडर्ड एंड पुअर इज अ recognized and reputed agency. Right, the analyst find the table a useful reference for a report she is writing. Okay, तो एनालिस्ट को भी लगता है कि यार वो टेबल एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, तो यूज कर लेना चाहिए। शी यूजेस सेवरल पीसेस ऑफ द डेटा फ्रॉम द टेबल। द एनालिस्ट इज पोटेंशियली इन वायलेशन ऑफ। क्या वायलेशन किया क्या एनालिस्ट ने? मैं एक एनालिस्ट हूँ, मेरा कलीग का रिपोर्ट के अंदर एक टेबल है, टेबल के अंदर नंबर्स हैं। राइट, परफॉर्मेंस बोला हुआ है इन्होंने। राइट, वो टेबल एसएनपी से उठाया है कलीग ने। मेरे को लग रहा है कि यार वो टेबल रेलेवेंट है, तो मैं भी उसको अपने रिपोर्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे स्ट्रेट अवे कंसिडर करना चाहिए कि एक रीजन होना चाहिए, मतलब एक रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस मिसिंग है ना यार। वो टेबल में जो भी नंबर्स है मेरे को देखना पड़ेगा ना, क्या वो एक्यूरेट है क्या। राइट, ऐसे कैसे मैं स्ट्रेट अवे वो टेबल को कट पेस्ट कर सकता हूँ? इसमें और एक चीज आपको फील आ रहा होगा कि सर, बहुत सारे लोग को, इनफैक्ट जो लोग एक अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं एथिक्स, उनको एक और एक वॉयलेशन दिख रहा होगा, बट वो वॉयलेशन नहीं है। क्या पता है क्या? कि सर, टेबल यूज किया बट टेबल का जो सोर्स है ना उसको साइट नहीं किया। स्टैंडर्ड नंबर 1 से मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप कोई भी चीज किसी दूसरे का उठा रहे हो तो प्लीज वो सोर्स जहां से आपने वो उठाया ना उसको आप साइट करो, मेंशन करो। हाउएवर अगर आपको लग रहा है कि सर ये सोर्स को साइट नहीं किया तो ये भी वॉयलेशन ही वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि याद रखना मिस रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट है। अगर आप फ्रॉम सम फैक्चुअल डेटा फ्रॉम सम रेप्यूटेड एजेंसी को अगर आप कंसीडर करते हो, कोई एक रेप्यूटेड एजेंसी है, वो कुछ नंबर्स वगैरह दे रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे उसको यूज कर सकते हो विदाउट साइटिंग द सोर्स। याद आ रहा है क्या? तो किसी को भी अगर 1C वॉयलेशन का फील आ रहा है तो गलत फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया हुआ है, नंबर्स एंड ऑल दैट, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट साइटिंग द सोर्स। हाउएवर यूज करने से पहले एक यू नो एक एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस अपने को एक मतलब चेक करना पड़ेगा ना कि वो नंबर्स एक्यूरेट है नहीं है एंड ऑल दैट। राइट, उसके बाद ही तो आप स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया एनालिस्ट ने? एनालिस्ट को लगा कि यार वो टेबल में टेबल इंपॉर्टेंट है, उसने स्ट्रेट अवे यूज कर लिया, तो वॉयलेशन है किसका? स्टैंडर्ड नंबर 5 का। एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस नहीं अप्लाई किया एनालिस्ट ने। द एनालिस्ट इज पोटेंशियली इन वायलेशन ऑफ नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। गलत बोल रहा है, स्टैंडर्ड 5 है डिलीजेंस एंड रीजनेबल बेसिस इफ शी डज नॉट वेरीफाई द डेटा इन द टेबल इज एक्यूरेट। क्या बोला है? इफ शी डज नॉट फर्स्ट वेरीफाई द डेटा इन द टेबल इज एक्यूरेट। वही मैं जो कह रहा था। देखो 1C लिखा हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द यूज ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स। ये बहुत सारे लोग को लगेगा बट ये गलत है। राइट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन taken from some reputed agencies allowed without citing the source. Right, I think याद आ गया होगा। तो वन करेक्ट इज व्हाट बी। इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको फीलिंग तो आ रहा होगा वॉयलेशन का। दो फीलिंग आ रहा होगा कि यार एडिक्वेट रीजनेबल बेसिस, एक वो वॉयलेट हो गया है, प्लस यार सोर्स को साइट नहीं किया है, तो किसको टिक करें?
वन का इट इज व्हाट बी। और जहां जहां पे नेसेसरी है ना एकदम डिक करके एक्सप्लेन करना है वहां मैं करूंगा, राइट। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कर लेंगे, वहां पे भी नहीं करूंगा, इट्स फेयर इनफ। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग सिनेरियोज रेफर टू रिकमेंडेशन मेड बाय टू एनालिस्ट, लेट्स सी। किंग CFA is a quantitative analyst at Quant Logic Incorporation. King uses computer generated screens to differentiate value and growth stocks based on accounting numbers. क्या लिखा है? King uses computer generated screens, कुछ एक फिल्टर्स है जिसके हेल्प से वो डिफरेंशिएट कर पाता है कि यार ये वैल्यू स्टॉक्स है और ये ग्रोथ स्टॉक्स है, based on accounting numbers such as sales, cash flow, earnings, book value, right? Based on her analysis of all domestically traded stocks in the US over the past year, right? एक साल को एक पीरियड को एनालाइज कर रहा है, उसमें क्या देखा उसने? देखो, King concludes that value stocks as a class have underperformed growth stocks over that period. कोई एक पर्टिकुलर ईयर में वो चेक कर रहा था कि यार वैल्यू स्टॉक्स ने बढ़िया किया कि ग्रोथ स्टॉक्स ने बढ़िया किया, तो उसको क्या दिखा कि वैल्यू स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू व्हाट ग्रोथ स्टॉक्स। यूजिंग ओनली दिस एनालिसिस, बस से उसने ये देखा कि यार एक पर्टिकुलर पीरियड में वैल्यू स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म द ग्रोथ स्टॉक्स, उसके बेसिस पे उसने क्या किया? She recommends that account executives at QuantLogic sell all the value stocks from the portfolio for which they have discretionary authority to trade and replace these stocks with growth stocks. ये तो एकदम नॉनसेंस चीज किया हुआ है, राइट। एक पर्टिकुलर पीरियड में यार वैल्यू स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया ग्रोथ स्टॉक्स में, ठीक है। इसके बेसिस में ये एनालिस्ट ने क्या किया पता है? ये एनालिस्ट ने बोला कि यार हमारे जो भी क्लाइंट्स के अकाउंट में जितने भी वैल्यू स्टॉक्स है ना, सबको सेल कर दो और उसको रिप्लेस कर दो विद ग्रोथ स्टॉक्स। हाउ कैन यू डू दिस? मतलब खाली एक पीरियड को आपने देखा है, उसकी बेस में आपने कंक्लूड कर लिया कि आगे भी ऐसी होगा, वैल्यू स्टॉक्स विल अंडर परफॉर्म द ग्रोथ स्टॉक्स। ये आपका रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस हुआ है क्या? राइट, नहीं, क्लियर कट वॉयलेशन है ये तो स्टैंडर्ड 5 का। सेकंड एनालिस्ट है जेम्स, CFA is a fundamental analyst at Wheaton Capital Management, which focuses on regional stocks. His analysis of Branson Wireless includes the investment's basic characteristics such as information about the historical earnings, ownership of assets, outstanding contracts, and other business factors. Okay, एक एनालिस्ट है, एक कंपनी को एनालाइज कर रहा है जिसका नाम क्या है? ब्रांसन वायरलेस। उसका वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा है, जैसे कि उसका अर्निंग्स क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, दिस दैट एंड अदर बिजनेस फैक्टर्स। In addition to conducting both a general industry analysis and company financial analysis, Capelli interviews key executives at Branson. Executives से जाके भी बात कर रहा है और further information extract कर रहा है and all that. इतना सब पढ़ के तो मेरे को एक प्रॉपर लग रहा है कि इसने एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस है इसके एनालिसिस में, राइट। इसका रिसर्च इज एडिक्वेट एंड रीजनेबल, ऐसा फील आ रहा है क्योंकि सारा चीज कर चुका है। अर्निंग्स को देख लिया, ओनरशिप स्ट्रक्चर, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव से जाके बात कर रहा है, दिस दैट। अब इसके बेसिस पे ये अगर कुछ भी रेकमेंड कर रहा है तो इट्स फाइन, राइट। और क्या कर सकता है एक एनालिस्ट अपने लेवल पे, राइट। तो द रिसर्च सीम्स टू बी रीजनेबल एंड एडिक्वेट, इतना पढ़ के फील आ रहा है। लेट्स सी। Based on his analysis, he concludes that the company's future prospects are strong and issues a buy recommendation. Perfect, right? प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो ना, वी आर रिसर्च एनालिस्ट, तो क्या करेंगे? कंपनी का फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे, उसका नंबर्स को स्टडी करेंगे, कितना सेल्स हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, दिस दैट, मैनेजमेंट से जाके बात करेंगे एंड उसके बेसिस पे एक और कंक्लूजन फॉर्म करके रिपोर्ट में लिख देंगे, राइट। यही तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जेम्स ने एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस एक्सरसाइज किया? यस सर। और किंग ने तो भाई नहीं किया। एक पर्टिकुलर ईयर देखा, वैल्यू स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर किया उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बेसिस पे उसने भाई कंक्लूड कर लिया कि यार वैल्यू स्टॉक्स आगे भी अंडर परफॉर्म करेंगे, सारे क्लाइंट्स के अकाउंट से वैल्यू स्टॉक्स को सेल कर दे और रिप्लेस कर दे ग्रोथ स्टॉक्स। दिस इज नॉट एडिक्वेट, राइट। According to CFA Institute Standards of Professional Conduct, did King and Capelli have a reasonable and adequate basis for making the recommendation? किंग का तो नहीं है, लेकिन कैपेली का है। पहला वाला बोल रहा है बोथ किंग एंड केपेली नहीं, केपेली हैज अ रीजनेबल बेसिस बट किंग डज नॉट। परफेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 3, रेड recently joined Bloomington Investments as a research analyst. Okay. After spending an afternoon looking through the research team archives, Red is not sure Bloomington maintains the record that support the team's analysis and recommendation for the minimum 7-year period called for by Standard 5. Standard 5 में अपने को पता है कि सर रिकॉर्ड्स अपने को रिटेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 7 years
लेकिन रेड को ऐसा लग रहा है कि यार जो ब्लूमिंगटन है ना, जहाँ पे वो ज्वाइन किया है अभी, उन लोग 7 years तक मेंटेन नहीं करते हैं, उसको ऐसा लग रहा है। क्या रखा है? इज नॉट श्योर। ओके। व्हाट इज द रेड्स मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन? तो जैसे उसको एक फील हो रहा है कि यार इन लोग लगता है जो ब्लूमिंगटन फॉर्म की रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा है फॉर एटलीस्ट 7 years, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब अग्रेसिव हो गया। जा, अब हम कोई भी रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट इन एनी न्यू रिसर्च अंटिल शी कैन वेरीफाई दैट द फर्म इज इन कंप्लायंस। डिक्लाइन। keep her own copies of the relevant records and maintain them at home for a minimum 7 year holding period। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यार ठीक है ना, ब्लूमिंगटन अगर नहीं भी मेंटेन कर रहा है तो क्या, मैं जो भी रिसर्च करूंगा मैं उसका रिकॉर्ड्स मेरे एंड पे, मेरे घर पे 7 साल तक तो मिनिमम मेंटेन करूंगा। व्हाट नॉनसेंस, नॉट अलाउड, राइट? थर्ड, रिव्यू द फर्म्स रिकॉर्ड रिटेंशन प्रोसीजर्स विद अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से बात करो एंड सजेस्ट करो कि यार अपने को एटलीस्ट 7 years तक मेंटेन करना चाहिए, राइट? Review the firm's record retention procedures with a supervisor or compliance officer to ensure that they comply with the standards or suggest ways to bring them into compliance, right? एक बार सुपरवाइजर से बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि यार फर्म का क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग द रिकॉर्ड रिटेंशन प्रोसीजर्स एंड ऑल दैट। एंड अगर 7 years से कम लग रहा है तो यार हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि यार अपने को एटलीस्ट 7 years तो मेंटेन करना ही चाहिए, राइट? वैसा सी इज परफेक्ट और एकदम प्रैक्टिकल भी लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड। या क्वेश्चन नंबर 3 का व्हाट सी। क्वेश्चन नंबर 4, Hatfield CFA has its own money management firm with two clients. दो ही client है. The accounts of the two clients are equal in value. दोनों का size is same, right? एक का 5 लाख का पोर्टफोलियो, दूसरे का भी 5 लाख का पोर्टफोलियो है, वैसा. It is Hatfield's opinion that interest rates will fall in the near future. Hatfield को लग रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट्स गिरेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, राइट? अब आगे का स्टोरी शायद ऐसा फील हो रहा है कि बोलेगा कि हेडफिल दोनों के अकाउंट में बॉन्ड्स बाई कर लेगा एंड ऑल दैट स्टफ। लेट्स सी। Based upon this, Hatfield begins increasing the bond allocation of each portfolio. ठीक है, बॉन्ड के टुवर्ड्स एलोकेट कर रहा है, क्यों? बिकॉज हेडफील्ड को ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे गिरने वाला है. In order to comply with standard 5P, communication with clients and prospective clients, the analyst needs to inform the clients of the change and tell them that it is based upon an opinion and not a fact. Perfect, right? क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं बॉन्ड में इसलिए एलोकेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, राइट? ये मेरा ओपिनियन है, राइट? इंटरेस्ट रेट पक्का गिरेगा ऐसा नहीं, इंटरेस्ट रेट गिर सकता है ऐसा मेरे को लग रहा है, ये ओपिनियन है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट, राइट? ओपिनियन का मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है, फैक्ट का मतलब इट्स लाइक बेस्ड ऑन हिस्ट्री, राइट? वैसे कि यार ऐसा ही होगा एंड ऑल दैट. तो ए इज द परफेक्ट आंसर, परफेक्ट. लेकिन एक बार बी एंड सी को पढ़ लेते हैं. मेक श्योर दैट द चेंज इज आइडेंटिकल फॉर बोथ क्लाइंट्स, नॉट नेसेसरी. ये क्या बोला था ना, बी बी क्यों रॉन्ग है? बी बोल रहा है कि यार दो क्लाइंट है ना, तो यार एक के क्लाइंट में अगर तुमने 2 लाख का बॉन्ड बाई किया तो दूसरे क्लाइंट के अकाउंट में भी आपको 2 लाख का बॉन्ड बाई करना चाहिए. नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सूटेबिलिटी वॉयलेट हो रहा है, राइट? आपको देखना पड़ेगा ना कि यार कौन से क्लाइंट्स में ज्यादा बाई करे, किस क्लाइंट्स में कम बाई करे. ये थोड़ी है कि यार दोनों क्लाइंट्स में सेम अमाउंट का मैं बाई ऑर्डर पुट करूंगा. नॉट अलाउड. परफॉर्म बोथ ऑफ दिस फंक्शन. नहीं. तो बहुत सारे लोग जो ऐसे ही पढ़ेंगे ना सुपरफिशियल, उनको बी भी सही लगेगा. हाँ यार दोनों क्लाइंट में ना, दोनों क्लाइंट के अकाउंट में सेम अमाउंट का बाई करना चाहिए. यार ऐसे थोड़ी. किसी का रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है, कम है, राइट? सेम अमाउंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5. तो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे मार्किंग किया आंसर को. 4 का ए. क्वेश्चन नंबर 5. मेयर सीएफए इज प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन मून वेंचर्स इनकॉर्पोरेशन. ओके, एक रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा है मून पे. इन द कोर्स ऑफ अ रिसर्च शी लर्न्स द फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट, मून हैज इट्स had sorry Moon had its credit rating downgraded by a prominent rating agency 3 years ago. 3 साल पहले एक रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड किया था रेटिंग्स को, 3 साल पहले, ड्यू टू सेल्स प्रेशर इन द इंडस्ट्री. द रेटिंग वाज रिस्टोर्ड 3 months लेटर व्हेन द प्रेशर रिजॉल्व. तो डाउनग्रेड किया था, बाद में वापस से रिस्टोर कर दिया. ठीक है.
सेकंड पॉइंट क्या है टुवर्ड्स मून, मून्स इनसाइडर ट्रेडिंग हैज बीन सब्सटेंशियल ओवर द लास्ट 3 months. बहुत ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है. Holdings of Moon shares by officers, directors, and key employees were reduced by 50% during that period. In Mayer's detailed report making a buy recommendation for Moon, both the credit rating downgrade and the insider trading were omitted from the report. Okay. जब वो रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा था मेयर, तो उसने ये दोनों ही इंफॉर्मेशन को नहीं इंक्लूड किया. इंफॉर्मेशन नंबर 1 कि यार मून का 3 साल पहले रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था एंड बाद में रिस्टोर हो गया था. एंड इंफॉर्मेशन नंबर 2 कि यार मून के अंदर ना काफी ज्यादा इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग एंड ऑल दैट होता है. राइट. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन को ओमिट करना इज अ वायलेशन? बोलो. दोनों ही इंफॉर्मेशन उसने अपने रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया. ये दोनों इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन को ओमिट करना इज अ वायलेशन? ऑब्वियसली द सेकंड वन. फर्स्ट वन की यार 3 साल पहले उसका रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था, बाद में रिस्टोर हो गया. ठीक है यार, वैसे तो तुम और जाओ 15 साल पहले क्या हुआ था, 25 साल पहले क्या हुआ था, हर एक चीज को थोड़ी लिख देंगे कि यार 25 साल पहले कंपनी के अंदर एक फ्रॉड हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, वो हुआ था, 50 साल पहले ये हुआ था. वी आर नॉट सपोज टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. राइट. ये तो इसको बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लग रहा है कि यार 3 साल पहले रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था, बाद में रिस्टोर हो गया था. राइट. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है. बट पॉइंट नंबर सेकंड इज रेलेवेंट कि यार कंपनी का ना काफी ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग सर्कुलेट होता है, उसके बेस पे ट्रेडिंग होता है. राइट. इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये चीज आपको इंक्लूड करना चाहिए रिपोर्ट में. मेयर हैज नॉट वायलेटेड तो भाई एकदम गलत है. Violated the code and standards by not including the insider trading information and by not including the credit rating downgrade. ये भी गलत है. Violated the code and standards by not including the insider trading information in the report. C. Right. Although credit rating downgrade नहीं किया ठीक है, but insider trading वाला information तो उसको report में include करना ही चाहिए था. Right. Five cat is what? C. ये भी किससे रिलेटेड है? 5B से रिलेटेड है. जो ऊपर का क्वेश्चन था ना 5B, कम्युनिकेशन टू क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. राइट. जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करना चाहिए. तो सर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है कंपनी का. राइट. इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेस पे ट्रेडिंग हो रहा है, ये चीज को तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा ना यार. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. इन प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली रिक्वायर्ड? लीस्ट लाइकली वाला आ गया तो एक काम करते हैं ना, ऐसा पढ़ते हैं. इन प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली रिक्वायर्ड. लाइकली देखते हैं. Attribute paraphrases and summaries of the material prepared by others. हाँ सर, दूसरे ने जो भी मटेरियल एंड ऑल दैट प्रिपेयर किया हम उसको यूज कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट रिपोर्ट इज साउंड. और अगर यूज कर रहे हो तो आपको सोर्स भी साइट करना पड़ेगा. राइट. ये कर सकते हैं लाइकली. मेंटेन कॉपीज ऑफ मटेरियल्स दैट विल रिलाइड ऑन इन प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट. क्या बोला है? मेंटेन कॉपीज ऑफ मटेरियल्स दैट विल रिलाइड. हाँ, रिकॉर्ड रिटेंशन. राइट. जो जो इंफॉर्मेशन को यूज करके, जो जो रिपोर्ट को यूज करके आपने अपना रिपोर्ट बनाया है, तो वो सारा का सारा आपका जो भी आपने इंफॉर्मेशन को यूज किया है उसको, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा. राइट. एविडेंस. तो ए एंड बी तो लाइकली है. लीस्ट लाइकली क्या हुआ? तो सी. सी क्या बोल रहा है? सेंड ऑल रिपोर्ट्स टू द फर्म्स लीगल काउंसिल टू इंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज लॉज. ये बहुत ज्यादा हो गया. बोला हर एक रिपोर्ट लिखेंगे और लीगल टीम को भेजेंगे, उनको बोलेंगे क्या चेक करो यार, हमने कुछ वो रिपोर्ट में इलीगल चीज तो नहीं है एंड दिस एंड दैट. ये बहुत ज्यादा हो गया. एक एक रिपोर्ट को लिख के लीगल टीम को भेजना एंड देन देखना कि यार कंप्लाई सारा चीज हुआ है कि नहीं हुआ है. तो सी इज व्हाट लीस्ट लाइकली. ए एंड बी आर लाइकली. ये जो बी वाला ऑप्शन है मेंटेन कॉपीज है, रिकॉर्ड रिटेंशन है. क्वेश्चन नंबर 7. Coleman CFA is preparing a research report on union utilities. Okay. During the past year, 3 of the 5 utility companies in her region have cut their dividends by 50% on an average to provide more internal funds for capital investment. Okay. तो यूटिलिटी सेक्टर को रिसर्च करता है कोलमैन, और देखा कि सब 5 में से 3 कंपनीज लोग ने डिविडेंड कट किया बाय 50%. क्यों ऐसा? क्योंकि उनको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा. राइट. इसलिए उनको फंड्स का जरूरत था, इसलिए डिविडेंड्स को कम कर दिया, कट कर दिया. कोलमैन रीजंस दैट the management of union will be under pressure to cut its dividend within the next year to remain competitive. Right. कोलमैन को ऐसा लग रहा है कि वो जिस कंपनी के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा है ना, दैट इज व्हाट यूनियन यूटिलिटीज, वो भी आगे डिविडेंड कट कर सकता है टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव. फील आया तुमको? स्टोरी समझ में आ रहा है?
कोलमैन इश्यूज अ रिसर्च रिपोर्ट इन विच शी स्टेट्स, अब वो रिसर्च रिपोर्ट में इसी चीज को किस तरीके से लिख रही है या लिख रहा है, वर्ड शी स्टेट्स बोला है ना, लिख रही है, वो देखते हैं। यूनियन विल डिक्रीज इट्स डिविडेंड फ्रॉम 2 to 1, देखो 50% कट, विल डिक्रीज, ये क्या होता है यार? आपको कोलमैन को ऐसा लग रहा है कि डिविडेंड कट हो सकता है, इसी चीज को लिखते हुए कैसा लिखा है, विल डिक्रीज का मतलब पक्का कट होगा, तो आपने ओपिनियन को फैक्ट के जैसा लिखा है, राइट, नॉट अलाउड, यहीं पे वायलेशन हो गया। By second quarter to finance its investment opportunities. If investor buy the stock now at around $50 a share, the return could exceed 20%. ये language is okay. Second language देखो ना, if investor buy the stock now around 50 per share, their total return could exceed, could, अभी बाई करेंगे 50 पे तो उनका रिटर्न 20% या उससे ज्यादा, 20% से ज्यादा हो सकता है। दिस इज प्रॉपर। लेकिन पहला वाला या डिविडेंड कट होगा 2 से 1, ये आप इतना कॉन्फिडेंटली, इतना कन्विक्शन के साथ कैसे बोल सकते हो? आपको ऐसा लग रहा है कि डिविडेंड कट हो सकता है, तो वैसे लिखो ना कि यूनियन में कट द डिविडेंड, राइट, इज एक्सपेक्टेड टू कट द डिविडेंड, विल कट द डिविडेंड, ये तो एकदम फैक्ट के जैसा लिख दिया। वॉयलेशन तो क्लियर कट है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या, वॉयलेटेड द स्टैंडर्ड बिकॉज शी प्रॉमिस्ड अ स्पेसिफिक रिटर्न, उसने प्रॉमिस थोड़ी किया, और लिखा हुआ है कि यार कुड एक्सीड 20%। वॉयलेटेड द स्टैंडर्ड बिकॉज शी फेल्ड टू डिस्टिंग्विश ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट, परफेक्ट। सी। Question number 8. An analyst has found an investment with what appears to be a great return to risk ratio. Okay. एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक वगैरह देख लिया जिसका रिटर्न टू रिस्क रेशियो इज वेरी वेरी हाई। द एनालिस्ट डबल चेक्स द डेटा फॉर एक्यूरेसी, डबल चेक किया कि यार रिटर्न का फिगर, रिस्क का फिगर, राइट, कीप केयरफुल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रिटेंशन, राइट, एंड इज केयरफुल टू नॉट मेक एनी मिसरिप्रेजेंटेशन as he simultaneously sends an email to all his clients with a buy recommendation. Okay, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एन एनालिस्ट, ठीक है। तो रिटर्न टू रिस्क रेशियो, सारा का सारा डेटा चेक कर लिया, रिकॉर्ड्स रख लिया, सब क्लाइंट्स को मेल भी कर दिया साइमल्टेनियसली, फेयर डीलिंग एंड ऑल दैट, सब कुछ तो किया है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 5A, diligence and reasonable basis, the analyst has fulfilled all the obligations. बी क्या बोल रहा है, वायलेटेड द स्टैंडर्ड, नहीं, बाय कम्युनिकेटिंग द रिकमेंडेशन बाय ईमेल, अलाउड है, ईमेल के थ्रू, वायलेशन कहां से हो गया? वायलेटेड द स्टैंडर्ड इफ इट डज नॉट वेरीफाई वेदर द इन्वेस्टमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल क्लाइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सी को टिक कर देंगे, is violated the standard if it does not verify whether the investment is appropriate for all the clients। ये आंसर तब होता अगर क्वेश्चन में एनालिस्ट के बदले पोर्टफोलियो मैनेजर को मेंशन किया होता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एनालिस्ट हैज फाउंड, मैं तो एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, राइट। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता था कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर, तो उस केस में पोर्टफोलियो मैनेजर सारे क्लाइंट्स को बाय रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक फॉर व्हाट सूटेबिलिटी, यार किस क्लाइंट को स्टॉक सूटेड है, राइट, किस क्लाइंट को सूटेबल नहीं है, राइट, हर एक का रिस्क टॉलरेंस एंड ऑल दैट देखना पड़ता। एंड पोर्टफोलियो मैनेजर को फिर डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किसको बाय रिकमेंडेशन दूं और किसको ना दूं, राइट। बट एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मैंने सारा का सारा मेरा एनालिसिस कर लिया, राइट, एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस पे मैंने रिकॉर्ड्स को रिटेन कर लिया, और मैं मेरे रिपोर्ट में लिख रहा हूँ बाय रिकमेंडेशन, एकदम अलाउड है, राइट। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर को स्ट्रेट अवे सबको बाय रिकमेंडेशन नहीं बोलना चाहिए, तो सूटेबिलिटी कौन चेक करेगा? एंड आपको याद आ रहा होगा कि सूटेबिलिटी चेक करने का जिम्मेदारी पोर्टफोलियो मैनेजर का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का है, राइट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ए, प्लीज ध्यान रहे, एग्जाम में एनालिस्ट वर्ड को हटा के पोर्टफोलियो मैनेजर लिख देंगे, राइट, बाकी सब कुछ सेम। वहां पे तुमको अगर ध्यान आ गया, हाँ हाँ यार ये क्वेश्चन तो सर ने भी कराए थे एंड ऑल दैट, इसका तो आंसर पक्का अपने को दिख रहा है ए ही है, रॉन्ग हो जाएगा। सर ने जब कराया था तब क्वेश्चन में एनालिस्ट था, एग्जाम में एनालिस्ट को रिप्लेस करके पोर्टफोलियो मैनेजर लिख दिया है, एंड पोर्टफोलियो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक फॉर व्हाट सूटेबिलिटी। तो उस केस में अगर पोर्टफोलियो मैनेजर साइमल्टेनियसली सबको मेल करता है बाय रिकमेंडेशन का, तो पोर्टफोलियो मैनेजर हैज वायलेटेड द स्टैंडर्ड बिकॉज ही हैज नॉट चेक फॉर क्लाइंट सूटेबिलिटी, राइट, इंपॉर्टेंट। इसीलिए एथिक्स एकदम डॉन्टिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि बारीकी ग्रैनुलैरिटी पे फोकस है एकदम, राइट, और कुछ नहीं, एकदम करते 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 एकदम प्रैक्टिस आ जाएगा, डोंट वरी। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, इनसाइट दे रहा हूँ। तो 8 का इट इज व्हाट, ए। क्वेश्चन नंबर 9।
गेबल वॉज अटेंडिंग अ नून लंच ऑन, अरे बाप रे, ठीक है कहीं गया लंच करने when he overheard two software executives, दो सॉफ्टवेयर कंपनी के एग्जीक्यूटिव लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, अबाउट अ कॉमन वेंडर डेटा जेन, राइट, एक कंपनी डेटा जेन के बारे में बात कर रहे थे क्या, अबाउट हाउ वंडरफुल दे थॉट द कंपनी वाज, ओके, फिर से एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गेबल सीएफए वाज अटेंडिंग अ नून लंच when he overheard two software executives talking about a common vendor data gen about how wonderful they thought the company was, okay, वो दो एग्जीक्यूटिव्स लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कितना बढ़िया कंपनी है, ऑल दैट स्टफ, कर सकते हैं क्या ऐसा, हाँ कर सकते हैं, राइट, लंच में इसमें उसमें सेमिनार्स में एग्जीक्यूटिव लोग आपस में बात करते रहते हैं, राइट, तो लोग डिस्कस करते हैं हाँ यार कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, दिस दैट, एकदम नॉर्मल स्टफ है। तो गेबल ने सबसे पहले सुन लिया कि एग्जीक्यूटिव लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और बोल रहे हैं कि यार कितना बढ़िया है, ऑल दैट, एंड और क्या सुना उसने, and about a rumor that a major brokerage firm was preparing to issue a strong buy recommendation on the stock। तो यार जहां पे वो लंच करने गया था जो भी सेमिनार एंड ऑल दैट में, वहां पे एक रूमर भी चल रहा था कि यार एक पॉपुलर फेमस ब्रोकरेज फर्म है जो इस डेटा जेन के ऊपर बाय रिकमेंडेशन लाने वाला है, ऐसा रूमर्स चल रहा है। अभी एकदम भाई क्या होगा, गेबल गेबल भागा होगा तुरंत, ऐसे लिखते हैं ना, तुरंत भागा और बाय ऑर्डर डाल दिया। Gable returned to office, checked a couple of online sources, and then placed an order to purchase DataGen in all of his discretionary portfolios। Discretionary मतलब जहां पे वो खुद अपने हिसाब से बाई सेल कर सकता है, एकदम गलत है। जस्ट दैट कोई लोग कंपनी के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं और रूमर्स चल रहा है कि यार एक मेजर ब्रोकरेज फर्म बाय रिकमेंडेशन लाने वाला है, आपने सिर्फ इतना सुन के बाय ऑर्डर्स पुट कर दिया, तो एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस कहाँ गया, राइट। रूमर्स इज नॉट मटेरियल, रूमर्स तो चलते रहता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, राइट, तो रूमर्स को मटेरियल थोड़ी कंसीडर कर लेंगे। और कहीं पे कोई दो लोग बात कर रहे कंपनी का अच्छाई तारीफ कर रहे कंपनी का, क्या वो एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस है कि आप उसके बेसिस पे स्ट्रेट अवे बाई कर लो, आपका खुद का रिसर्च कहाँ गया, राइट। तो एकदम नॉनसेंस स्टफ, क्या क्लियर कट वायलेशन है ऑफ व्हाट, रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस का। द ऑर्डर्स विल फिल्ड विद इन एन आवर, ओके, बाई किया तो आधे घंटे में आ गया, आधे घंटे में सारा का सारा ऑर्डर्स फिल्ड। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, अ ब्रोकरेज हाउस इशूड अ स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन एंड डेटा जिन शेयर प्राइस वेंट अप 20%, ओके, 3 दिन के बाद वो ब्रोकरेज फर्म ने बाय रिकमेंडेशन डाल दिया सही मायने में। तो क्या, जिस वक्त ये गेबल ने बाय ऑर्डर पुट किया, उस वक्त तो बस सुना सुना बात पे किया था, एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस नहीं था तब। Gable then obtained the brokerage house's research report on DataGen and quoted parts of it in a report to his clients। एकदम नहीं चलेगा, बाद में रिपोर्ट आ गया, फिर बाद में रिपोर्ट का कुछ कंटेंट को उठा के अपने रिपोर्ट में लिख रहा है कि देखो देखो देखो, लेकिन आपने तो पहले ही बाई कर लिया था विदाउट एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस, राइट। Gable has most likely violated the standard by not having reasonable basis for an investment action, perfect है। यूजिंग मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, नहीं, रूमर्स इज नॉट मटेरियल, रूमर्स तो चलते रहता है। सी क्या है, यूजिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अनदर ब्रोकरेज फर्म इन हिज रिपोर्ट। सर दूसरे का रिकमेंडेशन, दूसरे का रिसर्च रिपोर्ट एंड ऑल दैट हम यूज कर सकते हैं, हाँ हम यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने चेक कर लिया है रिपोर्ट का साउंडनेस एंड ऑल दैट, राइट। तो ए इज द परफेक्ट आंसर। कहीं लंच करने गया था, कुछ लोग कंपनी का तारीफ कर रहे थे और एक रूमर चल रहा था कि एक ब्रोकरेज फर्म इसके ऊपर बाय रिकमेंडेशन लाने वाला है, आपने बस इस के बेसिस पे आप आए और आपने बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किया, आपने एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस नहीं एग्जीक्यूट किया, राइट, वायलेशन। Gable has not, क्या लिखा है, Gable has most likely violated the standard by not having the reasonable basis for an investment action, ठीक है, ए। Green CFA is a research analyst following Brown Company. All the information she has gathered suggests that stock should be rated a weak hold, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास था उसके बेस पे क्या कंक्लूड किया, इट शुड बी रेटेड एज वीक होल्ड। ड्यूरिंग अ रीसेंट लंच में होता है गड़बड़, ग्रीन ओवरहर्ड अनदर एनालिस्ट say that the stock should be rated a buy। तो दूसरा एनालिस्ट लंच में बात करता है यार नहीं यार बाय होना चाहिए। ग्रीन रिटर्न्स टू अवर ऑफिस एंड इश्यूज अ बाय रिकमेंडेशन, अरे यार फिर से एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस हर्ट कर दिया। ग्रीन हैज मोस्ट लाइकली वायलेटेड द कोड
and standards by failing to distinguish between fact and opinion, नहीं, recommending an investment action without a reasonable basis. Perfect. 10 का what? B. बाप रे, सारे क्वेश्चंस कितने बल्कि हैं. Let's see. Question number 11. Wilson and Kevis. Kevis बोलो या Chevis बोलो, whatever. Both CFA charter holders are investment advisors. देखो क्या बोला, investment advisors, right? Portfolio manager, investment advisors. इनका responsibility है to check for what suitability of the clients, right? तो क्या लिखा है? Are investment advisors at Uptown Securities. Okay. Wilson recommends that one of his clients buy Alpha Company based on research conducted by Uptown. Okay. Uptown के research के हिसाब से एक clients को buy recommend किया है. कौन सा stock? Alpha Company. केविस रिकमेंड्स दैट वन ऑफ अ क्लाइंट सेल अल्फा कंपनी. तो केविस दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजर था, उसने एक क्लाइंट को सेल बोला. सेल कौन सा स्टॉक? सेम अल्फा. तो यहाँ पे देखना, तो विल्सन ने एक क्लाइंट को बाई बोला अल्फा, केविस ने दूसरे क्लाइंट को सेल बोला सेम अल्फा, बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड बाय अनदर ब्रोकरेज फर्म फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ये जो केविस है, केविस ने दूसरे का रिसर्च एंड ऑल दैट को यूज किया, राइट, एंड उसके बेसिस पे उसने अपने क्लाइंट को सेल रिकमेंडेशन दिया है. बोथ recommendations are consistent with each client's investment objectives. क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को स्टडी करते हुए दोनों ने रेकमेंड किया, एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एंटायर पोर्टफोलियो. वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. ये तो अपन स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि रिकमेंडेशंस, पोर्टफोलियो मैनेजर को रिकमेंडेशंस देना चाहिए which is consistent with the client's objectives and which is in the context of their entire portfolio. सही काम किया लग रहा है, right? Neither Wilson nor Kevis has reason to suspect that any information contained in the research report from these two sources is inaccurate or inadequately supported, right? तो बोल रहे हैं कि यार विल्सन और केविस ने जो भी रिपोर्ट यूज किया है, आई थिंक विल्सन ने तो इन हाउस कंपनी, इनफैक्ट जो फर्म है अपटाउन, उसका रिसर्च रिपोर्ट यूज किया है, और केविस ने थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट यूज किया है. तो दोनों ने रिपोर्ट को थोरोली स्टडी किया एंड ऑल दैट, और रिपोर्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार इनएडिक्वेट है या फिर यू नो साउंड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा. मतलब सारा का सारा थोरो स्टडी किया एंड उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया, क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया एंड ऑल दैट, सब कुछ किया. तो दोनों ने एकदम प्रॉपर काम किया है ना, राइट? According to Standard 5, diligence and reasonable basis, do Wilson and Kevis have a reasonable basis for making their investment recommendation? Yes. Both of these advisors have a reasonable basis for their recommendation. Option number what? A. Question number 12. An analyst has several groups of clients who are categorized according to their specific needs. ठीक है, clients को categorization किया हुआ है. Compared to research reports distributed to all clients, reports for specific group are required to include more basic facts, are not permitted by code and standards, may generally exclude more basic facts. See, big second, इसमें बहुत सारे लोग को दिक्कत आया होगा. क्लाइंट्स को डिवाइड किया है अलग अलग ग्रुप्स में, राइट? एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पे काफी सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट्स है, इन द सेंस कि यार उनका ऑलरेडी फाइनेंस बैकग्राउंड है, राइट? बट सिंस उन लोग जॉब एंड ऑल दैट कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है टू मैनेज देयर पोर्टफोलियो, इसलिए उन लोग हमारे फर्म, उन लोग ने पैसा दिया है संभालने के लिए एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए. मतलब वो एकदम थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको एक अलग ग्रुप किया है. अब जस्ट तुम सोचो ना, वो ग्रुप जो ऑलरेडी फाइनेंस बैकग्राउंड से, उनको अगर मैं कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट दे रहा हूँ, तो मैं यार एकदम बेसिक बेसिक फैक्ट्स थोड़ी लिखूंगा, राइट? कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, रिटर्न ये होता है, मीन ये होता है, ना होता है, तेना होता है. यार दे आर ऑलरेडी लिटरेट इन द फाइनेंस फील्ड, राइट? तो उनको जब रिपोर्ट्स दूंगा, तो मैं बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सक्लूड कर दूंगा, सिर्फ उनके काम के रिलेटेड फैक्ट्स को क्या करूंगा, मैं इंक्लूड करूंगा. प्लस जो जनरल ऑडियंस जो फाइनेंस का इतना समझ नहीं रखता है, अगर मैं उनको रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, तो मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हुए दूंगा, नहीं क्या? तो ऐसा अलाउड है सर, एकदम अलाउड है, राइट? 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट और तुम लोग सब सीएफए लेवल 1 क्लियर करने के बाद एंड ऑल दैट बैठे हो मेरे सामने, तो बताओ मेरे को फाइनेंस के बारे में अगर मेरे को किसी को भी समझाना है, या व्हाट स्टॉक मार्केट दिस दैट, मेरे को कहाँ पे एकदम स्लो होके धीरे धीरे समझाना पड़ेगा? कहने से 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को. लेकिन जो ऑलरेडी सीएफए लेवल 1 का प्रिपरेशन जर्नी प्रिपरेशन कर चुका है, कोई सिर्फ लेवल 2 में पहुंचा हुआ है, उसको समझाते हो मैं थोड़ी ऐसे बोलूंगा यार स्टॉक का मतलब ये होता है, दिस इज स्टॉक, दिस इज बॉन्ड, नहीं ना, राइट? तो दोनों लोग को मेरे को कम्युनिकेट करना है. एक को मैं डिटेल दूंगा, दूसरे को मैं बहुत सारा फैक्ट्स को रिमूव करूंगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सारा चीज पता है, राइट? वही लिखा हुआ है.
An analyst has several group of clients which are categorized according to their specific needs. Okay. Compared to the research report distributed to all of the clients, reports for a specific group may generally exclude more basic facts. Right? C is the answer. Are not permitted, ऐसा कुछ नहीं है, it is permitted. Are required to include more basic facts. वो तो जनरल रिपोर्ट में होता है जो मास ऑडियंस के लिए रहता है. राइट? उसमें हर एक चीज को समझाते हुए लिखते हैं. Question number 13. Green CFA is preparing a report on Blanding Incorporation. Blanding earnings have increased in each of the last 6 years by an average of 11.8%. Last 6 years में on an average 11.8% से earnings grow हुआ है. ठीक है. Based on his analysis, Green projects that Blanding's earning will increase by 12.5% in each of the next 2 years. Right? पास्ट को देखते हुए ब्लैंडिंग को ऐसा लग रहा है कि यार आने वाले 2 साल में हर साल 12.5% से अर्निंग ग्रो करेगा. When he refers to this projection in his report, Green will violate the code and standard if he states we expect blending earnings. We expect लिखा है. अगर आपने ऐसा लिखा we expect तो it's not a violation. Right? आप लिख रहे हो कि यार मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स आने वाले 2 सालों में 12.5% के रेट से ग्रो कर सकता है हर साल. राइट? 12.5% से ग्रो करेगा पक्का, ये बोलना इट्स वायलेशन. राइट? तो ऑप्शन नंबर ए अगर स्टेट किया है तो इट्स नॉट अ वायलेशन. अपने को वायलेशन ढूंढना है. ब्लैंडिंग अर्निंग विल ग्रो एट 12.5% एनुअली इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 years. अगर आप ऐसे लिख रहे हो विल ग्रो तो ये तो एकदम कन्विक्शन के साथ लिख रहे हो आप. राइट? ओपिनियन को फैक्ट कैसा लिख रहे हो, ऐसा लिखोगे तो वायलेशन. 13 का व्हाट बी. सी क्या है? ब्लैंडिंग्स अर्निंग्स हैव बीन कंपाउंडिंग एट एन अप्रोक्सीमेटली 11.8% एनुअली. ये तो फैक्ट है. पास्ट का अपने पास अर्निंग्स का डिटेल्स है. अपन ने देखा कि यार हर साल 11.8% से ग्रो किया है. वही मैंने लिख दिया है. तो लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो उसका डेटा है. Question number 14. Several years ago, Hilton and Ross, a full-service investment firm, managed the initial public offering of Ecom Incorporation. Okay, कुछ सालों पहले Ecom का IPO का काम संभाल रहे थे Hilton and Ross. Now Ecom wants Hilton and Ross to underwrite its secondary public offering. वो कंपनी FPO लेके आ रहा है, further public offering. A senior manager at Hilton and Ross asked Whiteman, CFA, one of its equity analysts, to write a favorable research report. एक सेकेंड. To write a favorable research report. सबको स्मेल आ गया होगा क्या सर? अगर ऐसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर है हिल्टन एंड रॉस में, वो बोल रहा है व्हाइटमैन को कि यार फेवरेबल रिपोर्ट लिख, क्योंकि अपने को ना वो कंपनी का जिसके ऊपर अपने को रिपोर्ट लाना है उसका एफपीओ का काम मिला हुआ है. तो ऐसा लिख बोल रहा है वो. और अगर व्हाइटमैन लिख लेता है फेवरेबल रिपोर्ट, इसका मतलब व्हाइटमैन ने क्या किया? वायलेट किया. राइट? इंडिपेंडेंस हर्ट हो गया ना. राइट? स्टैंडर्ड 1 वायलेट हो गया. अगर लिख रहा है तो आई डोंट नो. To write favorable report on Ecom to help make the underwriting a success. Okay. Whiteman conducts a thorough analysis of Ecom and concludes that the company has a serious problems that do not suggest a favorable financial outlook. Okay. तो व्हाइटमैन ने डिटेल स्टडी किया एंड उसने क्या कंक्लूड किया? इस फेवरेबल रिपोर्ट तो नहीं लिख सकता है. राइट? ठीक है. तो उसको जैसा उसने स्टडी किया उसके बेस पे रिपोर्ट लिखना चाहिए. राइट? इंडिपेंडेंट होके, किसी दूसरे के दबाव में नहीं आते हुए. Nevertheless, Whiteman writes a favorable report. पूरा एनालिसिस एंड ऑल दैट किया. उसने कंक्लूड किया कि यार फेवरेबल तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन दबाव में आ गया और फेवरेबल रिपोर्ट लिख दिया. क्लियर कट वायलेशन दिख रहा है. क्लियर कट वायलेशन दिख रहा है यहाँ पे. स्टैंडर्ड 1 का वायलेशन दिख रहा है. और एक वायलेशन दिख रहा है. ढूंढो और एक क्या वायलेशन. पढ़ रहे बोला. Nevertheless, Whiteman writes a favorable report because he is fearful of losing his job. यही होता है. राइट? अगर मैंने जैसा बोला है सीनियर मैनेजर ने वैसा नहीं किया तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे. Hilton and Ross publicly distribute a report that only contains a buy recommendation and a brief description of the basic characteristics of Ecom. Whiteman has violated. इसमें 10 में से 9 लोग बी को टिक करेंगे क्योंकि सबको इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वाला पार्ट तो दिख गया कि वो हर्ट हो गया. सब लोग बी को टिक करेंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा. और एक चीज का वायलेशन हुआ है. इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी तो वही है. राइट? स्टैंडर्ड 1. सर एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस भी हुआ है. कैसे एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस हुआ है? जब व्हाइटमैन ने स्टडी किया कंपनी के बारे में, Ecom के बारे में, तो
उसके स्टडी के हिसाब से क्या लगा उसको, फेवरेबल लगा कि अनफेवरेबल लगा, कहने से अनफेवरेबल लगा, ओके। लेकिन लिखते वक्त क्या लिखा, फेवरेबल। तो फेवरेबल लिखने का कोई एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस थोड़ी है। अनफेवरेबल का एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस है, लेकिन फेवरेबल का रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस कहाँ है, वो तो दबाव में आके लिख दिया, राइट। तो नंबर वन, इंडिपेंडेंस हर्ट हुआ, एंड नंबर टू, वो फेवरेबल रिपोर्ट लाने के पीछे एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस नहीं है, राइट। दोनों ही वायलेशन, स्टैंडर्ड नंबर 1 एंड स्टैंडर्ड नंबर 5। तो ए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को पूरा स्टोरी पढ़ के एकदम से फील आना लग गया होगा कि यार इसमें तो इंडिपेंडेंस वायलेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। अरे रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस, फिर रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस को आप क्यों इग्नोर करोगे पता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है थोरो एनालिसिस ऑफ ecom and concludes that the company has a serious problem this। तो तुमको लगेगा कि हाँ यार थोरो एनालिसिस तो किया है, तो भाई थोरो एनालिसिस किया है तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि यार अनफेवरेबल रिपोर्ट लाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या लेके आया, फेवरेबल। इसका मतलब फेवरेबल कंक्लूड किया है विदाउट एनी एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस, नहीं क्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत डेंजरस होते हैं जो आपको फील करवाते हैं कि यार मैंने तो सही टिक किया है, लेकिन वो आंसर रॉन्ग रहता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 का ए, ये हो क्लियर है, राइट। अनफेवरेबल रिपोर्ट के पीछे कोई रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस नहीं है, वो तो दबाव में आके लिखा हुआ है। तो इंडिपेंडेंस भी हर्ट हो गया और एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस भी नहीं हुआ, राइट। तो स्टैंडर्ड नंबर 1 एंड स्टैंडर्ड नंबर 5 दोनों ही वायलेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैंडर्ड 5B, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, लीस्ट लाइकली रिक्वायर्स। लीस्ट लाइकली आ गया, एक बार देखते हैं लाइकली रिक्वायर्स, लीस्ट पे फोकस नहीं कर रहा। लाइकली रिक्वायर्स क्या, टू डिस्क्लोज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस यूज्ड टू एनालाइज एंड सिलेक्ट सिक्योरिटीज एंड कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो, ये तो लाइकली रिक्वायरमेंट है 5B का। मेक क्लियर बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑन द सिक्योरिटीज कवर्ड इन रिसर्च रिपोर्ट, ये बहुत सारे लोग को लग जाएगा लाइकली रिक्वायरमेंट है, जबकि नहीं है, तो लीस्ट लाइकली यही है। अरे ऐसे बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, जहाँ पे रिपोर्ट में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं कंपनी के बारे में, उसके फोरकास्ट वगैरह करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, दिस दैट सब कुछ करते हैं, और क्लाइंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि यार अब रिपोर्ट आप पढ़ो एंड देन डिसाइड करो आपको बाई करना है कि सेल करना है, राइट। तो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट में रिकमेंडेशन नहीं होता है। सर रिकमेंडेशन होना जरूरी है क्या, नहीं है जरूरी, राइट। आप रिसर्च रिपोर्ट में कंपनी को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कवर करो, एंड जो भी रीडर्स है ऑफ दैट रिपोर्ट उन लोग डिसाइड करेंगे, राइट। इन्वेस्टर्स लोग डिसाइड करेंगे। तो बी इज लिस्ट लाइकली, तो ए लाइकली है, सी भी लाइकली होना पड़ेगा। लेट्स सी क्या लिखा है, द मेंबर्स शुड यूज रीजनेबल जजमेंट रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स। हाँ, क्या रिपोर्ट में क्या क्या रेलेवेंट फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स को लिखेंगे, क्या क्या फैक्टर्स को नहीं लिखेंगे, इसमें तो जजमेंट लगाना पड़ेगा ना। रेलेवेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए, नॉन रेलेवेंट फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, राइट। सही है, तो ए एंड सी आर लाइकली, बी इज व्हाट, लीस्ट लाइकली। क्वेश्चन नंबर 16, स्मिथ सीएफए वर्क्स फॉर एडवाइजर्स इन कॉर्पोरेशन। In order to remain in compliance with standard 5A, diligence and reasonable basis, Smith may recommend a security in which of the following situation? Okay. So, diligence and reasonable basis को comply करने के लिए कौन से situations में recommend कर सकता है वो security को? Option पढ़ते हैं. Advisors research department recommends a stock. Research department ने research report बनाया हुआ है, वो study करेंगे, देखेंगे उसका thoroughness and उसके basis पे recommend कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. For either of the reasons listed here, तो उसके लिए सी पढ़ना पड़ेगा. स्मिथ रीड्स अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ द सिक्योरिटी इन अ वाइडली रीड पीरियोडिकल्स, यार जर्नल्स वगैरह में लिख दिया है किसी सिक्योरिटी के बारे में कि हाँ यार वो अच्छा कंपनी है, उसके बेसिस पे मैं बाय रिकमेंडेशन थोड़ी बोल सकता हूँ, तो सी तो नॉट अलाउड, तो सी नॉट अलाउड मतलब बी भी नॉट अलाउड, राइट, मतलब ए अलाउड। 16 का व्हाट, ए। क्वेश्चन नंबर व्हाट 17, अकॉर्डिंग टू सीएफए इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, मेंबर्स आर लीस्ट लाइकली, आ गया वापस से लीस्ट लाइकली, तो देखते हैं लाइकली, मेंबर्स आर लाइकली रिक्वायर्ड टू, क्या है जो बच गया वो लीस्ट लाइकली। Members are likely required to analyze the investment's basic characteristics before recommending a specific investment. हाँ, investment का basic characteristics, return, risk and all that को analyze करना चाहिए before recommending. सही है. Distribute a detailed research report to clients. Detailed research report, बहुत सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं, जबकि हम लोग 5B में पढ़ते हैं कि सर डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट का जरूरत नहीं है, आप समराइज्ड बेसिस पर रिपोर्ट इशू कर सकते हो, और जो भी क्लाइंट को डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए
वो ऑन रिक्वेस्ट पे उसको अवेलेबल किया जाएगा, राइट। तो एनालिस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइकली वाला पार्ट ना, लाइकली रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिटेल रिसर्च रिपोर्ट नहीं, आप समराइज्ड वर्जन भेज सकते हो हर एक क्लाइंट को, और जिस भी क्लाइंट को डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल कर देंगे, राइट। तो बी क्या होगा, लीस्ट लाइकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको स्टैंडर्ड 5B के कंटेंट में दिख जाएगा, राइट। सी क्या है, मेक डिलिजेंट एफर्ट्स टू डिटरमाइन वेदर थर्ड पार्टी रिसर्च रिलाइड ऑन इज साउंड। यस, अगर आप थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट कंसिडर कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट साउंड है, थोरो है, राइट, डिटेल्ड है एंड ऑल दैट, सारा फैक्टर्स उसमें है या नहीं है, वैसा। तो ए एंड सी आर लाइकली, बी इज व्हाट, लीस्ट लाइकली। इसीलिए मैं एथिक्स पे ना कंटेंट एंड ऑल दैट समझाने पे कम फोकस करता हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास भी कहा था, क्वेश्चंस के थ्रू स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, राइट, जिससे एकदम रिटेन रहेगा स्टैंडर्ड। 17 का इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, in the preparation of a research report, a CFA institute member may emphasize certain matters, touch briefly on others, and omit some altogether. हाँ, रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मैं कुछ मैटर्स को हाईलाइट करूंगा जो रेलेवेंट है, कुछ को मैं हाईलाइट नहीं करूंगा और कुछ को मैं ओमिट करूंगा, एकदम परफेक्ट है, अलाउड है, ऐसी होना चाहिए, राइट। Provided that the analyst both has a reasonable basis and is unconstrained by the mosaic theory. Mosaic theory कहाँ से आ गया यहाँ पे, कुछ नहीं। Provided that the analyst has a reasonable basis for his or her actions. Perfect, right? एनालिस्ट के पास एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए कि मैं इस फैक्टर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसको कम हाईलाइट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कुछ कुछ फैक्टर्स को ओमिट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, राइट। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कुछ भी बोल रहा है, तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, an analyst finds a stock with historical returns that are not correlated with interest rate changes. फिर से, an analyst finds a stock with historical returns that are not correlated with interest rate. एक स्टॉक है जिसका कोरिलेशन विद इंटरेस्ट रेट जीरो है, जीरो मतलब इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से वो स्टॉक में कुछ भी चेंज नहीं होता है। The analyst writes a report for his clients that have large allocations in the fixed income instruments and emphasizes the observed lack of correlation. तो एनालिस्ट वो क्लाइंट्स को ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा है जिनका फिक्स्ड इनकम, जिनके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स है, राइट, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बॉन्ड्स है उनको एक स्टॉक रेकमेंड कर रहा है। क्यों रेकमेंड कर रहा है, क्योंकि वो स्टॉक का इंटरेस्ट रेट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो एक पोर्टफोलियो विल बी अ वेरी वेरी बेटर डाइवर्सिफायर। इंटरेस्ट रेट चेंज होने से तो बॉन्ड्स तो चेंज होता ही है, राइट। तो वो सारे क्लाइंट जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बॉन्ड्स है, मैं उनको ये वाला स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज ये स्टॉक का इंटरेस्ट रेट के साथ कोरिलेशन नहीं है, राइट। तो एक अच्छा एक डाइवर्सिफायर हो जाएगा ना, राइट, वैसा। He feels the stock would be of a little value to investors whose portfolios are comprised primarily of equity. Obviously, दूसरे क्लाइंट से जिनके पोर्टफोलियो में इक्विटी इक्विटी है, राइट, उनको वापस से एक नया इक्विटी बोलना, इट्स नॉट वैसा ना लॉजिकल नहीं लग रहा है। बट जिनके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स है, उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार ये स्टॉक को आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक का इंटरेस्ट रेट के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं, राइट। The clients with allocate क्या लिखा है? The clients with allocations of fixed income instruments are the only clients to see the report. According to standard 5B, communication with clients and prospective clients, the analyst has violated, not violated. क्यों violated? अब इसमें बहुत सारे लोग को लगेगा सर फेयर डीलिंग कहाँ हुआ, कुछ क्लाइंट्स के पास बॉन्ड्स है, कुछ क्लाइंट के पास इक्विटी है, तो ये एनालिस्ट क्या कर रहा है सर, वो क्लाइंट्स को रिपोर्ट सेंड कर रहा है जिसके पास बॉन्ड है। तो ऐसा कर सकता है क्या, एकदम कर सकता है यार। बात क्या हो रहा है यार, जिनके पास बॉन्ड्स है उनको इक्विटी रेकमेंड करना जस्टिफाइड लग रहा है, तो वो सारे क्लाइंट्स को मेरे को साइमल्टेनियसली रिपोर्ट सेंड करना है, वहां पे फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, राइट। लेकिन सर मैं इक्विटी वालों को नहीं रेकमेंड, इक्विटी वालों को नहीं सेंड कर रहा हूँ, बॉन्ड वालों को सेंड कर रहा हूँ, ऐसे चलेगा कि हाथ चलेगा। हाउएवर बॉन्ड पोर्टफोलियो वालों को सेंड करते वक्त दैट शुड बी फेयर, राइट, ये ध्यान रखना। वॉयलेट नहीं किया, नॉट वॉयलेटेड, यही तो होगा प्रैक्टिकली, राइट। कुछ क्लाइंट्स आपके कमोडिटीज होल्ड कर रहे होंगे, कुछ क्लाइंट डेरिवेटिव्स होल्ड कर रहे होंगे, कुछ क्लाइंट इक्विटीज होल्ड कर रहे होंगे, कुछ क्लाइंट बॉन्ड होल्ड कर रहे होंगे। एक आपने स्टॉक देखा जिसका कोई कोरिलेशन नहीं है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आपने जो भी बॉन्ड वाले क्लाइंट्स है उनको रेकमेंड कर दिया, उन्हीं को रिपोर्ट दिया, बाकी लोग को नहीं दिया, राइट। तो बॉन्ड वाले पोर्टफोलियो वालों को जब आप रिपोर्ट दे रहे हो तो उधर फेयर डीलिंग करो ना, राइट, परफेक्ट। फेयर डीलिंग का इशू कब आता है, जब बॉन्ड पोर्टफोलियो वो क्लाइंट्स को रिपोर्ट देते हो तो उधर आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तो वहां पे हम लोग बोल सकते थे वॉयलेशन, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, द क्लाइंट्स विद एलोकेशंस ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर द ओनली क्लाइंट्स टू सी द रिपोर्ट according to standard 5B communication with clients and prospective clients, the client has not violated the standard.
राइट 19 का वर्ड सी. Question number 20. An analyst writes a report and includes the forecast of an econometric model developed by the firm's research department. Right? जो फर्म में वो काम कर रहा है, वो फर्म ने एक मॉडल डेवलप किया है, वो मॉडल के हेल्प से फोरकास्ट निकल रहे हैं, वो उस रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहा है. द एनालिस्ट आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ द फोरकास्ट. तो एनालिस्ट रिपोर्ट में लिख रहा है कि ये फोरकास्ट ऐसा ऐसा हमारा मॉडल से आया हुआ है. अच्छी बात है, साइट कर रहा है सोर्स को. एंड इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट स्टेटिस्टिक्स कंसर्निंग द मॉडल. कि सब मॉडल कौन सा पैरामीटर्स को कंसीडर करता है. से मॉडल मॉडल मीन को यूज करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करता है, एंड इसके हेल्प से फोरकास्ट जनरेट करता है. वो भी रिपोर्ट में लिख रहा है. राइट. अपन ये स्टैंडर्ड 5 में पढ़ते हैं कि अगर एनालिस्ट यूज कर रहा है मॉडल का फोरकास्ट विच इज डेवलप्ड बाय इट्स ओन फर्म, तो एनालिस्ट को सारा का सारा टेक्निकल डिटेल्स लिखना चाहिए कि वो मॉडल क्या क्या यूज करता है एंड ऑल दैट स्टफ जो कि वो कर रहा है. राइट. With respect to diligence and reasonable basis, the analyst has complied with the standards. और क्या करेगा एनालिस्ट? तुम मेरे को बताओ प्रैक्टिकल लेवल पे. राइट. तुम एक फर्म में काम कर रहे हो, फर्म का एक इन हाउस मॉडल डेवलप किया हुआ है जो हेल्प करता है फोरकास्ट जनरेट करने में. तुम वो फोरकास्ट अपने रिपोर्ट में लिख रहे हो और ये भी बता रहे हो कि यार ये फोरकास्ट हमने हमारा इन हाउस मॉडल के बेसिस पे लिया हुआ है, और मॉडल फोरकास्ट कैसे करता है वो ये पैरामीटर्स को कंसिडर करता है. और क्या लिखेगा एक एनालिस्ट? राइट. यही तो वन एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस. वॉयलेट वॉयलेट कुछ भी बक रहा है. तो 20 का व्हाट ए. 21. बाप रे, 21 तो ह्यूज है यार. पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रैपिंग्स रहेगा, पक्का मेरे को पता है. फॉक्स सीएफए has been preparing a research report on New London Wire and Cable, one of his major investment clients. Okay. He had completed much of his analysis and had planned on having his report typed and bound today. Okay. Analysis लगभग complete हो गया. It is just that मेरे को type and all that करना है. Unfortunately, यहाँ से हमारा तकलीफ शुरू होने वाला है. Unfortunately, his briefcase was stolen while he ate the breakfast. पता नहीं नालायक का कहाँ पे ध्यान था. Right? Briefcase ही चोरी हो गया. And he lost all his notes and working papers. सारा का सारा supporting documents सब लेके गया, उसी briefcase में था. The lost materials included his notes from management. क्या क्या था देखना briefcase में. मैनेजमेंट से इंटरव्यू किया था उसके बारे में था. राइट. वो चीज उसने रखा था. कन्वर्सेशन विद सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, डेट्स ऑफ कंपनी विजिट्स, एंड हिज कंप्यूटर डेस्क कंटेनिंग मच ऑफ हिज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. बाप रे बाप, क्या लेवल पे रिसर्च किया था इसने. मैनेजमेंट से इंटरव्यू किया था, उस कंपनी का सप्लायर्स एंड कंप्यूटर से इंटरव्यूज एंड ऑल दैट किया था. कब कब कौन से तारीख पे कंपनी को विजिट किया है वो चीज उसने मेंशन किया था. प्लस कुछ स्टैट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, मीन मीडियन ये ऑल दैट स्टफ, रिग्रेशन वगैरह सब लगा दिया होगा. राइट. अब ये पूरा का पूरा ब्रीफकेस तो लेके गया. आगे इसको बहुत टेंशन आ गया होगा. फॉक्स क्लाइंट नीड्स दिस रिपोर्ट टुमारो. आने था टेंशन तो. राइट. सारे के सारे क्लाइंट्स लोग को कल ही रिपोर्ट चाहिए. इन अ पैनिक, पैनिक में आ गया कौन? फॉक्स. कॉल्ड न्यू लंडन वाइस प्रेसिडेंट. एक सेकेंड, पैनिक में आके क्या किया इसने? फॉक्स कॉल्ड न्यू लंडन वाइस प्रेसिडेंट. जो कंपनी को कवर कर रहा था ना, वही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट को कॉल किया. And was faxed a copy of company's most recent financial projection. कंपनी को कॉल किया, बोल रहा है यार आप लोग का जो प्रोजेक्शन था ना वो प्लीज मेरे को सेंड करो ना. Fox remembered that his own analysis showed that management's estimates were too high. मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन किया हुआ है ना वो काफी ओवर एस्टिमेटेड था. राइट. ये फॉक्स को पता था. तो इसने क्या किया, मैनेजमेंट से प्रोजेक्शंस मंगाया अभी, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो 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 आगे पढ़ते हैं. He did not remember the exact amount, so he revised New London's figure downward by 10%. पढ़ो यहाँ पे वापस से. Fox remembered that his own analysis showed that management's estimates were too high. Right? He did not remember the exact amount. कितने से हाई था ये नहीं पता, बट हाई तो था उनका एस्टिमेट्स. लेकिन अब पैनिक में आके फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ने उन्हीं का प्रोजेक्शन मंगाया और उसको जस्ट ध्यान आ गया कि यार इनके एस्टिमेट्स काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड था. कितने से था वो मेरे को नहीं पता, एक काम करता हूँ ना 10% ना डाउनवर्ड रिविजन कर देता हूँ. ऐसे किया. दिस इज नॉट एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस. राइट. ये क्या मजाक चल रहा है क्या? राइट. तुमने उनका ही फाइनेंशियल पोजीशन लिया और 10% कट कर दिया.
Fox incorporated some charts and graphs on New London from a research report he received last week from a small regional research firm and some information from a Standard and Poor's reference work in his report. तो कुछ चार्ट्स एंड ग्राफ्स को भी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया, कुछ थर्ड पार्टी के रिसर्च रिपोर्ट से लिया, कुछ स्टैंडर्ड एंड पुअर से ले लिया विदाउट रेफरेंस टू देयर सोर्सेस, उनको रेफरेंसिंग भी नहीं दिया, यहाँ पे वॉयलेशन। तो स्मेल क्या क्या आ रहा है? स्मेल एक तो सर एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस का स्मेल आ रहा है कि उसने पहले तो एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस किया था, मानते हैं, उसका ब्रीफकेस चोरी हो गया, फिर जिस कंपनी को कवर कर रहा था उसी कंपनी से फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मंगाया और 10% डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, ये नहीं चलेगा, एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस नहीं। सेकंड, उसने चार्ट एंड ग्राफ्स को कंसीडर किया जो दूसरे के रिसर्च रिपोर्ट में से एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर विदाउट गिविंग देम व्हाट रेफरेंसेस, तो सोर्स को साइट करना चाहिए। अब किसी को ध्यान आएगा सर आपने ऊपर बोले थे ना स्टैंडर्ड एंड पुअर से आया हुआ चीज को साइट नहीं किया तो भी चलेगा, अरे भाई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला था, नंबर्स रिलेटेड स्टफ को, अगर नंबर्स रिलेटेड स्टफ अगर आप किसी रेप्यूटेड एजेंसी से ले रहे हो तो सोर्स को साइट करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे चार्ट्स और ग्राफ्स का बात किया हुआ है, तो एक तो उसको साइट करना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका 1C मिस रिप्रेजेंटेशन का स्मेल आ रहा है, 5A एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस का स्मेल आ रहा है, प्लस रिकॉर्ड रिटेंशन का भी स्मेल आ रहा है कि सर एडिक्वेट रिकॉर्ड्स नहीं है इसके पास, एडिक्वेट रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट। खाली चार्ट्स ग्राफ्स किसी रिसर्च रिपोर्ट का प्लस वो जिस कंपनी को कवर कर रहा है उसी का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये तीन रिपोर्ट को रिकॉर्ड्स में रखने से इसको एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं कहते हैं अपन, राइट। आपको बहुत सारा चीज रखना पड़ेगा जो इसके पहले लिखा हुआ था कि सारा का सारा वर्किंग पेपर्स, इंटरव्यू किया हुआ, सप्लायर से बात किया है मैंने, कस्टमर से बात किया है, प्लस मेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस दैट, ये सारा का सारा चीज रिकॉर्ड्स में होना चाहिए टू सपोर्ट योर एनालिसिस। लेकिन वो खो गया, उसके बदले आपने कंपनी का फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को कंसीडर किया प्लस S&P 500 का रिपोर्ट एंड कोई थर्ड पार्टी का रिपोर्ट, S&P 500 बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंड पुअर, सॉरी 500 निकल गया इंडेक्स, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर का रिपोर्ट एंड एक थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट, ये तीन चीजें आपने रखा है रिकॉर्ड्स में, एडिक्वेट नहीं है, राइट। तो एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस वायलेट हुआ है, स्टैंडर्ड 1C मिस रिप्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्ड रिटेंशन 5C, ये तीनों चीज मेरे को दिख रहा है। सर कहां से दिखा आपको ये चीज? ये जो इन अ पैनिक वाला है ना, यहां से देखना, फिर से पढ़ते एक बार। इन अ पैनिक फॉक्स कॉल्ड न्यू लंडन्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एंड वाज फैक्स्ड अ कॉपी ऑफ द कंपनीज मोस्ट recent financial projection. Fox remembered that his own analysis showed that management estimates were too high. इसीलिए he, in fact, he did not remember the exact amount, so he revised New London's figures downward by 10%. Fox incorporated some charts and graphs on New London from a research report he received last week from a small regional research firm and some information from a Standard and Poor's reference work in his report. और यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस किया है कि नहीं किया, एंड ऑल दैट, स्ट्रेट अवे पैनिक में था तो फटाफट कट पेस्ट कर लिया, उसका एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस कौन चेक करेगा, एंड प्लस किया तो किया, रेफरेंस को भी साइट नहीं किया, राइट। एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस वायलेट किया, रेफरेंस को साइट नहीं किया, 1C, प्लस आपके रिकॉर्ड में सिर्फ दो तीन चीज ही है, राइट। वो जो रिसर्च रिपोर्ट में जिससे आपने ग्राफ्स एंड चार्ट्स लिया था एंड वो मैनेज कंपनी का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, these are not sufficient records. Fox has violated the requirement to have a reasonable basis for recommendation and the prohibition against plagiarism. बहुत सारे लोग को ऑप्शन ए टिक करने मन होगा लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, रिकॉर्ड रिटेंशन वाला। बी बोल रहा है violated none of the standards, तो ये कुछ भी बोल रहा है बी। सी देखते हैं, violated the requirement to have a reasonable basis for recommendation, comma, the prohibition against plagiarism and the requirement to maintain appropriate records, right? सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग को वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है और रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस वाला पार्ट है क्लिक हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड रिटेंशन पे फोकस नहीं जाएगा। यार सफिशिएंट रिकॉर्ड होना चाहिए ना टू सपोर्ट योर एनालिसिस। एक दो रिपोर्ट को तुम रखोगे क्या, राइट। इट इज जस्ट दैट, सुनो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम किसी कंपनी को कवर कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा है और किसी थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट तुमने उठाया, राइट, एंड तुमने थोरो स्टडी किया एंड ऑल दैट, बस वही थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट ही तुमने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखा है, बस चलेगा क्या? नहीं ना यार, और भी आपको खोजना चाहिए था ना, इंटरव्यूज करना चाहिए था, सप्लायर से बात करना चाहिए था, कस्टमर से बात करना चाहिए था, राइट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए था, दिस दैट, बहुत सारा चीज करना चाहिए था, एंड देन उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए था, राइट। तो एक आध दो डॉक्यूमेंट रख के आप बोलोगे एडिक्वेट रिकॉर्ड है, ये थोड़ी चलेगा, राइट।
देखो, एंड द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन, देखो क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 21 का क्या आंसर? सी। 22, Vice CFA is an analyst at Chicago Securities. She attends a meeting with management of one of the companies that she covers. Okay. During the meeting, management expresses great optimism about the company's recent acquisition of a new business. लगता है वो कंपनी ने कुछ रिसेंटली अक्वायर किया है, मैनेजमेंट बहुत खुश है कि यार आगे बहुत अच्छा होने वाला है हमारा, ग्रेट ऑप्टिमिज्म, राइट? Vice is excited about this prospects and issues a research report that states that the company is about to achieve significant success with new acquisition. क्यों भाई? Right? आप मीटिंग करने गए मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खुश था कि यार हम लोग को तो लग रहा है आगे बहुत अच्छा होने वाला, दिस दैट, ग्रेटली ऑप्टिमिस्टिक था। बस उसके ऑप्टिमिस्टिक को उठा के आप आए और बोले कि यार आगे तो बहुत अच्छा होने वाला है कंपनी का, ऐसा लिख दिया। अगेन, एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस हर्ट हो गया, राइट? यहाँ पे तो क्लियर कट हर्ट हो गया। वॉइस हैज नॉट वायलेटेड, तो पढ़ना ही बेकार है। Violated CFA Institute standards of professional conduct because she did not check the accuracy of the statement that the management made. बहुत सारे लोग बी को टिक कर देंगे। She did not check the accuracy of the statement. अरे यार, मैनेजमेंट ने तो एक स्टेटमेंट पास किया दैट वी आर ऑप्टिमिस्टिक, राइट? उनका एक फीलिंग था, फीलिंग का एक्यूरेसी आप कैसे चेक कर सकते हो? अगर मैनेजमेंट ने कोई फोरकास्ट किया होता, कोई नंबर्स प्रेजेंट किया होता, तब भी हम लोग बोल सकते थे कि यार जो मैनेजमेंट ने नंबर्स वगैरह दिया है उसका एक्यूरेसी चेक कर, राइट? मैनेजमेंट ने एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट पास किया है, राइट? मुझे लगता है कि यार ऐसा ऐसा होगा। अब इसका एक्यूरेसी आप कैसे चेक करोगे, राइट? फीलिंग्स, इंटेंजिबल चीज का एक्यूरेसी थोड़ी चेक किया जा सकता है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया? इट इज जस्ट दैट मैनेजमेंट ने ऐसा बोला और आपने बस उनके बोलने के बेसिस पे आपने रिपोर्ट में लिख दिया कि यार कंपनी का आगे बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। यहाँ पे एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस हर्ट हो गया, राइट? एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस के अंदर यहाँ पे इनफैक्ट एक पॉइंट और बोल देता हूँ, ये जो ओपिनियन था ना, ओपिनियन, आपने ओपिनियन को एकदम कन्विक्शन के साथ लिख दिया, एकदम कन्विक्शन के साथ लिख दिया आपने, राइट? नॉट अलाउड। देखो ना क्या लिखा है इसमें, स्टेट दैट कंपनी इज अबाउट टू अचीव, राइट, अ सिग्निफिकेंट सक्सेस, अबाउट टू अचीव, इतना कन्विक्शन के साथ बोल सकते हो? आपको लिखना है तो ऐसे लिखना, कंपनी माइट अचीव, मे अचीव, राइट? ओपिनियन को फैक्ट के साथ थोड़ी लिख सकते हैं। Violated CFA Institute standards of professional conduct because she misrepresented the optimism by turning it into what, certainty. और मैनेजमेंट तो, अगर आप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करोगे तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे। कौन खराब बोलेगा? कंपनी का सीएफओ खुद के कंपनी के बारे में खराब बोलेगा? नहीं बोलेगा, नहीं नहीं आगे बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ इतना सुन के तुम थोड़ी रिपोर्ट में लिख देगा कि बस आगे अच्छा होने वाला ही है, ऐसा नहीं नहीं लिख सकते हो ना तुम। 22 का सी। 23, टेड सीएफए इज एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ओके, अच्छा, सरनेम से रेफर किया है। Rigzek. Rigzek often makes investment recommendation to clients based on research from several third party sources. क्या थर्ड पार्टी सोर्सेस को यूज करना अलाउड है? सर अलाउड है, लेकिन यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट इज वेरी वेरी साउंड, थोरो एनालिसिस किया हुआ है, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। एंड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सोर्स भी साइट करना पड़ेगा कि यार मैंने ये थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट यूज किया है। सबसे पहले क्या है कि थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि रिसर्च इज थोरो एंड साउंड, राइट? उसके बाद इफ यू फील यूजिंग इट, यूज इट, यू कैन यूज इट, बट आपको सोर्स भी साइट करना पड़ेगा, राइट? कि आपने थर्ड पार्टी का रिसर्च रिपोर्ट यूज किया हुआ है। द कोड एंड स्टैंडर्ड मोस्ट लाइकली रिक्वायर exec to disclose to his clients the source of any third party research that supports recommendation. सही लग रहा है? Makes a reasonable effort to verify that the third party research is sound. देखो ए एंड बी सही लग रहा है, लेकिन मैं प्रायोरिटी बी को दूंगा क्योंकि सबसे पहले मेरे को यही देखना पड़ेगा कि सर द थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट वेदर इट इज साउंड और नॉट, राइट? अगर मेरे को साउंड लगा तो मैं यूज करूंगा एंड देन सोर्स को साइट करूंगा। तो ए एंड बी में किसको अगर फाइट लग रहा है तो मैं बी को प्रेफर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लॉजिक समझा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द साउंडनेस ऑफ दैट रिपोर्ट, उसके बाद सोचेंगे यूज करना है कि नहीं, राइट? बी। सी क्या बोल रहा है? परफॉर्म इज ओन रिसर्च रादर देन रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी रिसर्च, कुछ भी बोल रहा है। यू कैन रिलाई ऑन थर्ड पार्टी रिसर्च प्रोवाइडेड द रिसर्च रिपोर्ट इज साउंड। तो 23 का बी। 24, Hearst CFA is an equity research analyst who recently left a large firm to start independent practice.
He is able to recreate several of his previous research reports based on his clear recollection of supporting documentation he compiled at his previous employer. जहां पे वो काम कर रहा था वहां से छोड़ा, खुद का प्रैक्टिस करने का स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट फॉर्म एंड ऑल दैट, राइट। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो तो उसको सारा मेमोरी में था कि यार एम्प्लॉयर के प्लेस पे मैंने क्या क्या चीज लिखा हुआ था एंड ऑल दैट, राइट। लिख सकता है, हाँ लिख सकता है। He publishes the reports and obtains several new clients. Hers is most likely. एक गड़बड़ हो जाएगा, आप अपने मेमोरी के बेस पे लिख सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड रिटेंशन का क्या, वो तो एम्प्लॉयर के पास है ना। वहां पे जब आप रिपोर्ट बनाए थे वहां पे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था, एंड आप एम्प्लॉयर को छोड़ के आए तो थोड़ी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो, राइट। आप एम्प्लॉयर को छोड़ के आए, आपके मेमोरी के बेसिस पे आप रिपोर्ट लिखो, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना। तो आपको, आपने रिपोर्ट लिखा और रिपोर्ट लिख के पब्लिश आपको नहीं करना है, राइट। आपको रिपोर्ट लिख के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग दैट रिपोर्ट उसको पहले कलेक्ट करना है, राइट। तो स्ट्रेट अवे इसने क्या किया है, बस इसको जो भी याद था उसके बेस पर रिपोर्ट लिख दिया एंड पब्लिश कर दिया। व्हाट अबाउट द रिकॉर्ड रिटेंशन, तो 5C हर्ट हो गया ना, राइट। मोस्ट लाइकली नॉट इन वायलेशन, गलत। इज इन वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कंसर्निंग डिलीजेंस एंड रीजनेबल बेसिस, नहीं, डिलीजेंस एंड रीजनेबल बेसिस तो है, उसको सारा चीज याद है, सारा लॉजिक उसने लिखा है मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। अब उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना। इन वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कंसर्निंग व्हाट, रिकॉर्ड रिटेंशन, सी 24 का सी। 25, a client calls his money manager and asks the manager to liquidate a large portion of his assets under management for an emergency. क्लाइंट ने कॉल किया मुझे, मैं मनी मैनेजर हूं, और क्लाइंट ने बोला कि यार सो एंड सो शेयर्स को बेच दे, उसका लार्ज चंक को बेचने बोल दिया। द मैनेजर वार्न्स द क्लाइंट, फिर मैंने क्लाइंट को वार्निंग दिया क्या, ऑफ द रिस्क ऑफ सेलिंग मेनी एसेट्स क्विकली, बट सेज, क्यों ऐसा मैंने बोला, क्लाइंट ने मेरे को बोला कि सर 5 लाख शेयर्स को बेच दीजिए। मैंने बोला सर अगर तुरंत 5 लाख का सेल ऑर्डर पुट करेंगे ना तो इंफीरियर प्राइस पे बिक सकता है, राइट। इंफीरियर प्राइस पे सेल होगा, 5 लाख का सेल ऑर्डर, राइट। प्राइस गिरेगा एंड आपको ही कम सेलिंग प्राइस मिलेगा, ऑब्वियसली। समझ में आ रहा होगा इम्पैक्ट ऑर्डर इक्विटी। तो मैंने ऐसा वार्निंग किया और मैंने बोला सर that he will try to get the client, he will try, अच्छा लगा मेरे को, लैंग्वेज अच्छा लगा, he will try to get the client the best possible price, right। सो एक साथ सेल करेंगे तो इंफीरियर प्राइस पे बिकेगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस में दिला सकूं। ये हो गया ना प्रॉपर लैंग्वेज। वॉयलेशन वाला लैंग्वेज क्या हो गया, सर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आपको बेस्ट पॉसिबल दाम मिलेगा, मतलब मिलेगा। भाई मैं खुद श्योर हूं क्या, राइट। ये कैसे बोल सकते हो, आपको तो ये बोलना चाहिए आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट, कि आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिले। जस्ट एक थोड़ा सा एनालॉजी साइड डाइवर्ट कर रहा हूँ। ये जो भी एथिक्स का एंड ऑल दैट सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं, सिर्फ इतना देख लो बस, हो गया आपका एथिक्स, राइट। नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, यार ये देखने से आपका एथिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, आपको भी अपने लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, राइट। लेकिन वैसा बोलना नहीं पक्का होगा ही, ये वॉयलेशन है, राइट। तो यहाँ पे लैंग्वेज अच्छा है, you will try to get the client the best possible price. This is a violation of none of the standards, right? A. तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट, इनफैक्ट अभी तक 75 क्वेश्चंस हुए हैं, और एक सेशन आएगा जिसमें 25 क्वेश्चंस करके 100 का एक पूरा का पूरा पैकेज कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। बहुत जल्द आ जाएगा, कल या परसों तक तो आ ही जाएगा, डो नॉट वरी। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, कोई टेंशन नहीं लेना है, डोंट बी अंडर स्ट्रेस, प्रिपेयर करते जाओ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बाकी जो होगा वो एग्जाम में देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।